As principal madam has told us that college was established in 1964 and purpose was to provide quality higher education for women. That was the purpose when the institution was established. Now, after so many years, if we ask this question, whether the purpose was fulfilled or not fulfilled, how many of you are in favor that the purpose was fulfilled to provide quality education to the girl students? Very nice. Congratulations. And here the focus is for women-centric nation building. When we say the women-centric nation building means what? Women leadership, ethical citizenship, social transformation. All these three pillars are very, very important, and college is doing extremely well for the development of leadership, citizenship, and social transformation. I would like to thank the college administration and the students of the college for achieving such targets which they were expected to achieve. College is also known for academic rigor, students' diversity, and faculty students' engagement. कमला नेहरू कॉलेज शिक्षा का वह सशक्त मंच है जहां ज्ञान, मूल्य और उत्तरदायित्व मिलकर नेतृत्व का निर्माण करते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज प्राउड ऑफ कमला नेहरू कॉलेज. आप सभी का आभार, बहुत बहुत अभिनंदन. You have a very impactful NCC team, NCC band, and so many other initiatives which a good college should have. But today we are gathered here for celebrations of 150 years of Vande Mataram. तो आप सबके जो इतने सारी बेटियां बैठी हैं, आपके मन में आता होगा कि इसकी जरूरत क्या है. 150 साल का हो गया तो हो गया. इसकी आवश्यकता क्या है और कॉलेजेस में इसको क्यों मनाना चाहिए, क्यों याद दिलाना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. अभी जब दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ तो उन्होंने एक कुल गीत अडॉप्ट किया. अभी हम सब ने गाया, बहुत साधारण हिंदी में है, लेकिन अभी हम में से बहुत सारे लोगों ने उसको याद नहीं किया क्योंकि उस पर वक्त नहीं लगाया. मैं आपसे, आपकी प्रिंसिपल से, फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस कुल गीत को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आपने एफर्ट नहीं लगाया इसलिए याद नहीं हुआ. ऐसी कोई बात नहीं है. अब आते हैं वंदे मातरम के बारे में. वंदे मातरम जो है वो संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया है, तो कई लोग कह सकते हैं वो मुश्किल है, इसीलिए याद नहीं हुआ. याद तो अभी कुल गीत भी नहीं हुआ क्योंकि एफर्ट नहीं लगाया. तो इस कारण से आज के दिन हम कम से कम ये संकल्प लें कि हम कुलगीत को भी और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो पूरा का पूरा हमें याद करने की जरूरत है, तो हम इसको याद करेंगे. आप ऐसा संकल्प लेंगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा. जरा हाथ खड़े करें कि संकल्प लेंगे, इसको याद करेंगे, दोनों गीतों को. ठीक है, कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने नहीं भी लिया, पर चलो मनों में ले लें. मैं ऐसा मानता हूं कि आप ले रहे हैं. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 1925 को यह तय किया कि 1 वर्ष तक इस गीत को मनाएंगे. इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं. वो 1-2 दिन, 1 सप्ताह भी सोच सकते थे, पर उन्होंने सोचा पूरे वर्ष इसको स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि वो भारत को अच्छे से समझते हैं. वो जानते हैं कि इनको बार बार जगाने की, बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है. तो 1 वर्ष तक हम मनाएंगे तो हमारे मन के अंदर जाएगा, ठीक से जाएगा. और जब हम सोचते हैं कि 150 वर्ष का ये वंदे मातरम हुआ, तो भारत के 150 वर्ष गए कैसे, ये भी एक मन में आता है. 1875 से लेके और आज 2025, 150 वर्ष ये गए कैसे? ये बहुत सारे संघर्ष के वर्ष थे. देश गुलाम भी था शुरू में. ये अंधेरे से उजाले के वर्ष थे. ये बदलते हुए भारत के वर्ष थे, राष्ट्र की चेतना के वर्ष थे.
अंग्रेजों से छुटकारे के भी वर्ष थे और देश को आगे बढ़ते रहने के भी ये वर्ष थे, 150 वर्ष। और इस सारे संघर्ष में, सब आगे बढ़ने में वंदे मातरम उद्घोष रहा इस भारत की यात्रा के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार का बहुत बहुत आभार कि इस कालजयी गीत को भारत के मनों के नजदीक लाने का एक काम किया। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कितना इसको नजदीक अपने लाते हैं। आप सबने ध्यान किया होगा कि इस भारत की संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी हो, पूरी नहीं सुनी होगी, थोड़ी सुनी होगी। और पूरे देश ने उसको टकटकी लगाकर देखा, अनेक नए प्रसंगों को समझने का मौका मिला। ऐसी ऐसी घटनाएं थी जो देश जानता नहीं था, क्योंकि वहां पे जो भी बोला बहुत रिसर्च कर कर बोला उस पे, और हम सबको जानने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं कोट करूंगा प्रधानमंत्री जी को, कि वंदे मातरम को जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी से जीने के लिए मजबूर था। जब ये वंदे मातरम 50 वर्ष हुआ, ईयर था 1925, गुलामी का काल था, अंग्रेजों का प्रभुत्व था उस समय। और जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, साल था 1975। ये मेरे बेटियां तो नहीं जानती होंगे, 1975 देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। देश के अंदर जो अधिकार जिनकी बात करते हैं, कर्तव्य जिनकी बात करते हैं, बहुत सारी चीजें और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा हिस्सा उस समय हटाया गया। आपातकाल की जंजीरों का वक्त था। आज 150 वर्ष होने पर एक अवसर है कि हम ये सबकी यह प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की शक्ति और दृष्टि देगा वंदे मातरम, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो एक प्रश्न है कि क्या हम वंदे मातरम को गाते हैं? अब गाना शुरू किया है, थोड़ा गाते भी हैं, पर जब वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वो पूरे वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या हम वंदे मातरम को जीते भी हैं? राष्ट्र चेतना को बढ़ाने का, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने का काम करता है, देश की चिंता के भाव को जगाने का वंदे मातरम काम करता है। तो आज कई बार मैं सोचता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसको सही से इंप्लीमेंट करना, यह भी तो राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम केवल सीमा पे जाकर काम करना तो नहीं है ना, उसको सही से इंप्लीमेंट करना, सही भाव रखना उसके लिए। जब कभी मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं हमारे विद्यार्थियों को कहते हैं, नहीं, चौथे साल में जाने का कोई फायदा नहीं है, अरे क्यों जा रहे हो, छोड़ो इसको, इसका कोई फायदा नहीं, कोई जिंदगी में फायदा नहीं होने वाला, तो या तो उन्होंने इसको समझा नहीं या वो समझना नहीं चाहते। मैं आज आप सबसे इस दिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसके भाव को तो समझो। हर चीज जो नई इंप्लीमेंट होती है, डिफिकल्टीज आती ही हैं, चैलेंजेस आते ही हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़कर अगर हम अच्छे मन से उसको लागू करने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सभी प्राध्यापकों से आज अपील करना चाहूंगा कि एक बार उसके भाव को समझें, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को समझें, और यदि हम इसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे, अपने विद्यार्थियों का भी नुकसान करेंगे। इसमें इतनी अच्छी चीजें निहित हैं जो कि एक प्राध्यापक कॉलेजेस में सोचते थे कि उनके पास होना चाहिए। वो धीरे धीरे आएगा ना, एक दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन एक ओपन स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रक्चर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है, तो हमको उसको पूरे मन से अपनाना चाहिए और सही तरीके से खुद भी गाइड होना चाहिए और विद्यार्थियों को भी गाइड करना चाहिए। ये भी मैं एक अपील आज आपसे करना चाहूंगा। ये भी एक राष्ट्र प्रेम है, ये भी एक वंदे मातरम की भावना है। श्री विश्वनाथ मुखर्जी ने एक लेखक हुए, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करके एक किताब लिखी, वंदे मातरम का इतिहास। और वो लिखते हैं उस किताब में कि जब 1971 आया, यानी वंदे मातरम 100 वर्ष पूरे होने से 4 वर्ष पहले, तो एक उस समय एक मैगजीन निकलती थी हिंदी की, धर्मयुग। आज तो पता नहीं निकलती है कि नहीं निकलती, उस समय निकला करती थी, हम लोग पढ़ा भी करते थे। उसमें बाल कवि बैरागी ने सुझाव दिया कि अब वंदे मातरम 100 वर्ष का होने जा रहा है, तो पूरे देश को उसको मनाना चाहिए, उसके कार्यक्रम होने चाहिए
जिससे कि वो जो भाव था वो भारत के लोगों के अंदर आए। वो बताते हैं लेखक कि तब ठीक से लोगों को यह भी नहीं पता था कि वंदे मातरम कौन से साल में लिखा गया। कई लोगों से उन्होंने पूछा, कईयों ने उत्तर दिया, कईयों ने उत्तर नहीं दिया। मैं विश्वनाथ मुखर्जी जी को कोट करूंगा, वो कहते हैं कि सन 72 की कौन कहे, 75 भी आ गया, देश में आपातकाल था और सरकार की तरफ से कहीं वंदे मातरम का नारा नहीं लगा, कोई प्रयास हुआ नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैंने रिसर्च करी कि इसको कैसे आगे लोगों ने कुछ किया होगा। तो उन्होंने भारत सरकार को भी पत्र लिखे, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन सबका ध्यान कहीं और था, यहां ध्यान था ही नहीं। तो कहते हैं हम 2 बंगाल के मंत्रियों के पास गए कि ये तो बंगला भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत निश बंगाली है, इसमें संस्कृत की गंभीरता है और बंगला की कोमलता है। तो जिसमें संस्कृत की गंभीरता और बंगला की कोमलता है और राष्ट्र को जगाने का जिसने काम किया है, उसको हमें मनाना चाहिए। तो खैर, मैं उस बात को थोड़ा छोटा करता हूं। बड़ी मुश्किल से बनारस के अंदर उस समय के जेल और खेल मंत्री थे, उनका सहयोग मिला और एक कार्यक्रम बनारस में 100 वर्ष पे हुआ। आप सोचिए कि स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम उत्सव के लिए इतनी उदासीनता होगी, ऐसा सोच सकते थे क्या? लेकिन ऐसा हुआ। इसीलिए वंदे मातरम 150 वर्ष का जब हुआ तो इसको आप केवल सरकारी कार्यक्रम न समझें, यह भी न समझें कि सरकार कुछ चाह रही, ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, भारत के लोगों के लिए और बढ़ते हुए भारत के लिए बहुत आवश्यक है। इसका भाव क्या है, इसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? रामायण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सारे हम में से सुना भी होगा, कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और ये किस संदर्भ में आया? कि भगवान राम ने कहा, उस समय जब लंका पे विजय हुई तो ऐसा हुआ कि इसको रख भी तो सकते हैं लंका को। तो उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या वापस जाएंगे क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। तो ये जो भूमि है ना भारतवर्ष, ये केवल भूगोल नहीं है, ये जमीन का भी टुकड़ा नहीं है, ये एक संस्कृति है, संघर्ष है, संस्कार है, संकल्प है, हमारे पुरखों की भूमि है, हमारी भूमि है, ये हमारा जीवन दर्शन है। इस भाव को निर्माण करने का काम वंदे मातरम करता है। कुछ पंक्तियां आजकल मैं जहां बोलता हूं, ये मैं जरूर कोट करता हूं कि राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। सो राष्ट्र की प्रेम की भावना है वंदे मातरम और राष्ट्रभक्ति का यह मंत्र है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और आनंदमठ उपन्यास में ये प्रकाशित हुआ। अब आप समय देखिए, 1875 में लिखा और 1882 में ये आनंदमठ में एक उपन्यास लिखा उन्होंने, उसमें उसको पहली बार प्रकाशित हुआ। क्या कालखंड था! 1857 का संग्राम हुआ। वैसे मैं उसको प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत संग्राम हुए आजादी के लिए। 800 वर्ष की गुलामी थी भारत की, ऐसा भी नहीं तो, लेकिन 1857 का जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ वो समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश राज जम चुका था देश के अंदर। वो कालखंड समझिए, कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की ये दुर्दशा, दुख और अपमान का समय था। भारत का आत्मविश्वास धरातल पे था, हर जगह भारतीयों का अपमान होता था और अंग्रेज उस समय अपने गीत को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। स्कूलों में वो गाया जाता था, सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाया जाता था, विश्वविद्यालयों में गाया जाता था, कॉलेजेस में गाया जाता था, स्कूलों में गाया जाता था। और वो गीत था गॉड सेव्स द क्वीन, गॉड सेव्स द क्वीन। उनका राज था, वो अपना एस्टैब्लिश कर रहे थे। ऐसे समय में
बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसा प्रेरक गीत लिखा, इसके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन। भारत को जगाने का और उठाने का काम किया। जब उन्होंने गीत लिखा ना तो वो बहुत आशान्वित थे। तो एक बार उनकी बेटी ने उनको कहा कि आप इतने आशान्वित हो, इसको गाता तो कोई है नहीं, ना कोई इसको समझता, ना कोई इसको इस्तेमाल करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात है 1890 के आसपास की बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गीत भारत को जगाने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हो सकता है मेरे जीवन काल में न हो, लेकिन अगले 50 वर्षों में ये जरूर होगा, ऐसा उनका आत्मविश्वास था। लेकिन उतना जरूरत ही नहीं पड़ी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यह गीत क्रांति की जननी बन गया और वंदे मातरम क्रांति का जयघोष बन गया। आप जानते हैं 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ जुलाई 1905 को। और किस आधार पे हुआ? रिलीजन के आधार पे हुआ। आप ध्यान रखना, मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। धर्म और रिलीजन में बेसिक अंतर है। मैं कह रहा हूं कि रिलीजन के आधार पे हुआ, हिंदू मेजॉरिटी एरिया एंड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। वॉइस राय थे लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने कहा कि हम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के मन ने स्वीकार नहीं किया। पूरा विरोध हुआ इस बंगाल के विभाजन का, 1905 के विभाजन का। और अगर अंग्रेजों को उस समय विरोध जताना होता तो लोग उनके सामने वंदे मातरम बोलते थे, और उस समय उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता था वंदे मातरम बोलने पर। और एक हिस्से में उस समय प्रतिबंध भी लगा वंदे मातरम के ऊपर, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक प्रेरणा दे रहा है, इनको बढ़ाने का काम कर रहा है, तो अगर इस क्रांति को रोकना है तो इसको प्रतिबंधित करो। और किया। लेकिन आप देखिए, खाली बंगाल में विरोध नहीं हुआ इसका, कि रिलीजन के आधार पर मुस्लिम समाज ने, हिंदू समाज, सबने विरोध किया इसका। पूरा देश खड़ा हुआ। महाराष्ट्र में विरोध हुआ, गुजरात में विरोध हुआ, पंजाब में विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश में विरोध हुआ, बिहार में हुआ, सब प्रांतों में विरोध हुआ, बहुत भारी विरोध हुआ। और अंग्रेजों को समझ में आया कि ऐसे तो, लॉर्ड कर्जन को तो वापस बुलाया उन्होंने, नए वॉइसरॉय आ गए। उनको समझ आया कि अब इसको ना, ये एक इस तरह का आंदोलन खड़ा हो गया है, ये ब्रिटिश साम्राज्य को खा सकता है। तो उन्होंने दो निर्णय लिए 1911 में। कितने साल हुए? 5 में हुआ और 11 में दो निर्णय लिए। दिसंबर 12, 1911 को दिल्ली दरबार में उन्होंने घोषणा करी कि अब राजधानी कलकत्ता से नहीं चलेगी, दिल्ली से चलेगी। राजधानी को शिफ्ट किया, उसकी अनाउंसमेंट हुई, और सेकंड अनाउंसमेंट फिर करी कि अब हम बंगाल के विभाजन को खत्म करते हैं। एक ही दिन 1911 में, दिसंबर 12, 1911 को। यह हमारे देश के बच्चों को जानने की बहुत जरूरत है। उन्होंने दो काम किए। उनको समझ आ गया कि रिलीजन के आधार पर यह देश बटेगा नहीं, ये भारत मानेगा नहीं, ये पूरा देश खड़ा हो जाता है। और 1911 में खड़ा हो गया। तो अगर उनको स्टेबल होना है तो कलकत्ता राइट प्लेस नहीं है। बंगाल जो है कर्म भूमि है। बंगाल केवल साहित्य की भूमि नहीं है, क्रांति की भूमि भी है बंगाल। जब जब देश की जैसी आवश्यकता थी, बंगाल ने देश का साथ दिया। तो उनको लगा कि यहां से तो हटना ही चाहिए, क्योंकि ये चलने नहीं देंगे हमको यहां से, और दिल्ली लेकर आए। कहां पे लाए? जहां से आज दिल्ली विश्वविद्यालय चलता है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर ये वॉइसरॉय का रेजिडेंस था, कम ऑफिस था। ब्रिटिश राज यहां से चला, 1931-32 तक चला यहां से। पर बात यह है, 1947 में देश बट गया, देश कट गया, रिलीजन के आधार पे कट गया। वो जो बंगाल था उसका भी विभाजन हुआ, दो हिस्से में दोबारा बांटा गया, और उसके साथ साथ एडिशनल पंजाब का भी एक हिस्सा कट गया, और पूरे देश में कोई बोला नहीं। जो समाज 1905 में से लेकर 1911 तक पूरे देश में आंधी खड़ी कर दी जिसने, चाहे हिंदू समाज था, चाहे मुस्लिम समाज था, चाहे और समाज के लोग थे। 47 आते आते हुआ क्या कि ये देश बट गया, कट गया, और हमेशा के लिए कट गया। पहले तो राज्य का जो देश बंटवारा सहन करने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, वो देश के बंटवारे को तैयार हो गया। कोई बोला नहीं उसके लिए।
तो ये 35-36 साल में ये सोच बदली कैसे? हुआ क्या इस देश को 35-36 साल में? आज 2026 में ये सोचने का भी तो समय है कि हुआ क्या होगा उस 25-30 साल के अंदर देश के अंदर, कि पूरा मानस बदल गया। ऐसा तो देश नहीं था, ऐसा ना भारत का समाज था। बड़ी आसानी से उस बंटवारे को स्वीकार कर लिया और कोई उसके विरोध में बोला नहीं। कोई तो सोच थी ना जिसने देश के मनों को कलुषित किया। एक उदाहरण दूंगा। कई बार मैं बहुत सोचता हूं कि भारत ने उसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया, इसका आसानी से स्वीकार कैसे कर लिया। जो 1905 से लेकर 11 तक भारत तैयार नहीं था, 47 में कैसे तैयार हो गया। 1937 में पहले वंदे मातरम को काटा गया। उससे पहले वंदे मातरम पूरा गाया जाता था। 1937 में पहले वंदे मातरम को काटा गया। जिस सोच ने और जिस सोच के डर से वंदे मातरम को काटा गया, उसी सोच के डर से 47 में देश कट गया। बहुत ज्यादा उस सोच पे नहीं बोलता हूं, चाहे वो जिन्ना की सोच थी। केवल जिन्ना को उत्तरदायी ठहराना कितना सही है, वो तो है ही। वो जो सोच थी उसने देश को बांट दिया, वंदे मातरम को काटा, और जो राष्ट्रगीत के रूप में भी हमने लिया तो केवल 2 स्टैंजा लिए उसके। तो आज जब 150 वर्ष का वंदे मातरम हम मना रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरा गाएंगे इसको, आधा नहीं गाएंगे। वो सोच देश के हित की सोच नहीं है। ये देश एकता में, सबके साथ मिलकर चलने में विश्वास करता है। इसलिए हमारे लिए यदि कोई मील का पत्थर है तो 1905 है। हमारे लिए यदि प्रेरणा लेने की जगह है तो बंगाल है। हमारे लिए जो प्रेरणा लेने की जगह है वो पूरा देश है, उस समय का कालखंड 1905 से 1911 का, जिसने रिलीजन के आधार पर देश के बंटवारे को अस्वीकार किया। ये वंदे मातरम का उद्घोष लंदन तक भी पहुंचा 1905 में। एक व्यक्ति हैं, अनसंग हीरो मान सकते हैं, बहुत लोग नहीं नाम जानते उनका, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कोई कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ खड़े करो, कभी नाम सुना है श्यामजी कृष्ण वर्मा? 4-5 लोग हैं। चलो अब आज से ज्यादा जान जाएंगे, और थोड़ा सा गूगल कीजिएगा फिर उनको, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, क्योंकि वो देश के बच्चे को जानने का हमें हक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जब वंदे मातरम और बंगाल में हुआ, उसका असर वहां पहुंचा, इंपैक्ट पहुंचा, तो उन्होंने 3 काम किए 1905 में। पहला काम किया, ही परचेज्ड ए प्रॉपर्टी एट 65 क्रॉमवेल एवेन्यू, हाईगेट, लंदन। एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको इंडिया हाउस नाम से उसको स्थापित किया। इंडिया हाउस इसलिए किया कि भारत से जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनको एक जगह मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां से कि राष्ट्र जगाने का उनके मन में राष्ट्र के भाव को, क्योंकि वो सब अच्छे घरों से आ रहे, अच्छे मतलब ताकतवर घरों के बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं। अगर हम उनके अंदर राष्ट्रभक्ति जगा दिए एक बार राष्ट्र के प्रति, तो वो ब्रिटिश राज के फॉलोअर न बनकर भारत के हितों की चिंता करेंगे। इस भाव से उन्होंने 1905 के अंदर यह खरीदा। दूसरा काम किया, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी 1905 में, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी। और तीसरा किया, द इंडियन सोशलिस्ट वीकली न्यूज़पेपर लंदन से शुरू किया। तो ये मदनलाल ढींगरा का भी घर बना, ये विनायक दामोदर सावरकर का भी घर बना, यहां लाला हरदयाल भी गए। यानी भारत से आने वाला हर क्रांतिकारी इंडिया हाउस जरूर गया। वो प्रेरणा स्थली बना। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा इतना कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार से कैसे छुप सकता था? तो ये लगा कि ये अरेस्ट हो जाएंगे। अब उनके संबंधों ने बनाया, बड़े वकील थे वो, ये सब खरीदा तो पैसे वाले आदमी थे, और जबकि वो बहुत गरीब घर के थे, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया जिंदगी के अंदर। तो उनको सबने सलाह दी, सावरकर ने भी दी, कि आप लंदन को छोड़ दीजिए अब, नहीं तो आपको अरेस्ट करेंगे। तो वो पेरिस चले गए। पेरिस जाते जाते वो विनायक दामोदर सावरकर को उसका इंचार्ज बना कर गए इंडिया हाउस का, कि अब आप इसकी देखभाल करना, आपके बाद कोई और देखभाल करेगा। बाद में जेनेवा चले गए, और जेनेवा में 31 मार्च 1930 को उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। तो उन्होंने एक विल करी। उन्होंने क्या कहा, वहां पर एक सेंट जॉर्ज सिमेट्री है, वहां पर वो गए डेथ से पहले, कि मैं अपनी अस्थियां 100 वर्ष के लिए रखवाना चाहता हूं। वैसे 100 वर्ष तक जरूरत पड़ेगी नहीं,
तो उन्होंने कहा कि उसके तो पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कितने पैसे लगेंगे? जो भी उन्होंने 100 वर्ष के लिए अमाउंट फिक्स किया, उन्होंने अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए वो अमाउंट जमा करा कि 100 वर्ष तक यहां रखना, पर उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं 100 वर्ष की, मेरा विश्वास है। तो उन्होंने अंतिम इच्छा कही, लिखी विल में कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती से पर ले जाई जाएं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं। आजाद भारत से कोई लेने आएगा इनको। लेकिन ये भारत तो सोने की आदत है इसको, ये तो आजाद हुआ और सो गया उसके बाद में। किसको पता कौन श्यामजी कृष्ण वर्मा और कहां अस्थियां इंतजार कर रही हैं। न किसी ने सुध ली, ना किसी ने सोचा। ऐसे कितने अनसंग हीरो होंगे देश के जिन्होंने अपने अपने तरीके से उस संघर्ष में भाग लिया। ये उनको याद करने का, उनके योगदान को याद करने का भी वक्त है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अपने लोगों के योगदान को याद करने का भी यह वक्त है। आजाद भारत से कोई लेने आएगा, पर भारत तो सो गया। 22 अगस्त 2003 को 56 वर्ष के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को लिखा। जब वो 2001 में बने, उसके बाद 2003 में गुजरात की सरकार ने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को लिखा कि ये अस्थियां हमको लेके जाने की परमिशन दी जाए। अस्थियां भारत लाई गई। बॉम्बे से विशाल जुलूस निकला, लेकर आए उनको बहुत भव्य सम्मान से, और मांडवी जो उनका घर था वहां पर एक मेमोरियल बनाया गया है उनके नाम पे। और कच्छ विश्वविद्यालय जो है आज श्यामजी कृष्ण वर्मा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भारत के उस सपूत को, उनके और उनकी पत्नी की अस्थियों को लाया गया। और आप ये भाव तो सोचो ना, कितना विश्वास रहा होगा जब उन्होंने 1905 में वो खरीदा, फिर सावरकर को सौंप के गए, सावरकर ने आगे किसी को सौंपा, क्योंकि सावरकर दिल्ली आए, वो अलग एक कहानी है। कि आजाद भारत में कोई लेने आएगा, कोई लेने नहीं गया। हमारे को जो सोने की आदत है थोड़े थोड़े साल बाद, क्यों पड़ी ये मुझे मालूम नहीं। इसीलिए 800 साल की गुलामी भी हमने ले ली। हर 20, 30, 40 साल में इस देश पे आक्रमण हुआ। हमने उन आक्रमणों से सीखा ही कुछ नहीं। आज क्या सीख लिया है, क्या कारण थे? आज वंदे मातरम इस बात को आगाह करने का भी काम करता है कि क्या हमने वो कारण दूर कर लिए हैं। और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इन पर चर्चा करने की इसलिए भी बहुत आवश्यकता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा अमीर हो जाता है ना, डकैतियां उसी के घर पड़ती हैं। याद रखना, जब तक आप प्रोग्रेस की उस लाइन में थे, धीरे धीरे, जब तक आपको कोई समझ नहीं रहा था, कोई कह भी कुछ नहीं रहा था। आज आप जरा सा कुछ करके तो देखो, जरा देखिए ना कैसे कैसे रिएक्शंस आते हैं देश के। ये हमारी ताकत है, और ये ताकत 140 करोड़ देश के लोगों की ताकत है। ये तो वंदे मातरम जो है, उसमें मैं अपने बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा कि सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, कि इस गीत को समझें और अपने जीवन का ध्येय बनाएं। 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने इसे जन जन तक, हर मन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं। भारत ने आपको अपने सुजल और सुफल से सींचा है, ताकि आप, सुजल होता है अच्छा जल, सुफल होता है अच्छा फल। आपको सुजल और सुफल से सींचा है कि कल को जब आप नई पौध बनकर शस्य श्यामला, यानी जो फसल पकती है तो श्याम कलर की हो जाती है, तो बनकर अपने देश को परिपक्वता से जितनी ऊंचाइयों पर ले जाएं, उतनी गहराइयों का भी ध्यान रखें। क्योंकि ध्यान रखना, जो पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना गहरा भी होना चाहिए, तभी तूफानों का सामना कर सकता है। अगर केवल ऊंचाई हुई और गहराई नहीं हुई, गिर जाएगा। वो गहराई है संस्कार की, वो गहराई है देश प्रेम की, वो गहराई है भारत की संस्कृति की, वो गहराई है सामाजिक सरोकार की, वो गहराई है हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लगाव रखने की प्रवृत्ति की। अगर ये कमजोर होगी ना, तो दिक्कत है, तो आगे दिक्कत आ सकती है। ये आगाह भी करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हर बार, किसी का शेर मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, हर बार इल्जाम तूफानों पे ना लगाया करो, कई कश्तियां अपने सुराखों की वजह से भी डूबती हैं। तो वो जो सुराख हैं, उनको भरने का काम, समझने का काम भी तो आवश्यक है। तो वंदे मातरम का भाव है सुख का, संपदा का, आनंद का, समृद्धि का, संपन्नता का। वो जीवन को सुहासिनी अर्थात सुहास और सुखदाम अर्थात सुख की ओर ले जाने वाला भाव है।
राष्ट्रभक्ति के गीतों में वंदे मातरम हमेशा रहा है। भले ही सरकार ने 2 स्टैंजा लिए हों, लेकिन वैसे हमेशा रहा। आपने जागृति फिल्म देखी होगी, कुछ लोगों ने, उनका गीत है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, उस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो अभी इन बच्चों ने तो नहीं देखी होगी जागृति फिल्म, पर हमारे वालों ने तो देखी होगी। तो एक बार ना जागृति फिल्म देखो, और एक पृथ्वीराज कपूर की फिल्म में एक्ट किया फिल्म में, आनंद मठ है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं आजकल जहां जाता हूं एक निवेदन करता हूं कॉलेज के प्रिंसिपल से, आपसे भी कर रहा हूं, उस आनंद मठ की स्क्रीनिंग कराएं। आपको वो उस नॉवल पर है जो लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, सबको देखनी चाहिए। वैसे तो घर पे जाके भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब की पीढ़ी है ये, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज में सामूहिक रूप से भी देखने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको हमको देखना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। वंदे मातरम कालजयी गीत है, इसमें भारत के प्राण है, एकता का आधार है, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने वाला है। अगले 150 वर्ष में भारत को प्रेरणा देगा, चेतना देगा। इसे कंठस्थ करें, समझे, जिए, ये आपसे अपेक्षा है। क्योंकि ना अब भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। आपको मालूम होगा 60 साल लगे हमें पहली ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, 47 के बाद 60 साल लगे। 2007 में बने हम। उसके बाद केवल 7 साल लगे सेकंड ट्रिलियन बनने में, 14 में। उसके बाद में 5 साल लगे 19 में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में, और अब करीब 5 साल लगे हमें 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। आप देखिए भारत कैसे बदल रहा है, 60 साल, 7 साल, 5 साल, फिर से ये 5 साल, डिस्पाइट कोविड। 2 साल तो बिल्कुल खराब हो गए सबके। और ऐसा माना जाता है कि 2030 के बाद भारत 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हर साल ऐड करेगा, क्योंकि जो विकसित भारत संकल्प है वो है $25 ट्रिलियन पे जाने का। 25 कैसे जाएंगे, हर साल $1 ट्रिलियन चाहिए। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे खतरे अलग तरह के बढ़ेंगे, चुनौतियां अलग तरह की बढ़ेंगी। और जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, आपका काम होगा भारत को बढ़ाने का काम हमारा भी है, आपका भी है। लेकिन हमारा काम फिर तब संभालने का नहीं होगा 47 के बाद, वो आपका काम है। इसलिए वो मनों को बनाने का भी बहुत जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से याद दिलाया कि सोमनाथ के 1000 वर्ष हो गए पहले आक्रमण के, 1900, आज 2026 है, 1926 में पहली बार हुआ। क्यों याद दिला रहे हैं कि 47 आएगा तो खतरे बढ़ेंगे। जैसे जो इमारत जितनी ऊंची होती है, खतरे बढ़ते चलते हैं उस पर। और एक और बात जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है आज के संदर्भ में भी, कि जो राष्ट्र की भाषा है ना, ये वंदे मातरम राष्ट्र की भाषा है। राष्ट्र की भाषा व्यापार की भाषा नहीं हो सकती। हमको ये ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्र की भाषा व्यापार की भाषा नहीं हो सकती। जो राष्ट्र अपने मूल कर्तव्यों को बाजार के हवाले कर देते हैं, मैं रिपीट करूंगा, जो राष्ट्र अपने मूल कर्तव्यों को बाजार के हवाले कर देते हैं, वे धीरे धीरे राष्ट्र बचते ही नहीं है, एक कंपनी बन के रह जाते हैं। क्या हम भारत को एक कंपनी बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज कर गए, 200-250 साल वो राज कर गए। उससे पहले भारत को कंपनी नहीं बनाना चाहते, तो हमारी शब्दावली कंपनी की परिभाषा नहीं हो सकती। इस पे इतना टैरिफ, उस पे उतना टैरिफ, इस पे इतना सब कुछ। ये राष्ट्र की चेतना की बात है। लोगों के हितों की चिंता राष्ट्र करता है, कंपनी प्रॉफिट की चिंता करती है। तो इसलिए व्यापार की भाषा राज्य की भाषा, राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती, और होनी भी नहीं चाहिए, और भारत में है भी नहीं। भारत का संस्कार और स्वभाव कंपनी का है ही नहीं। तो हमको उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, और वंदे मातरम उसको मजबूत करने का काम करता है। तो मैं आज तो आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि अच्छे से इसको याद करें, इसके भाव को अपनाएं, और तय करें कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। इस पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको उसका एहसास कम है, आज से 10 साल बाद एहसास बहुत होगा, क्योंकि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नई चुनौतियां फेस करेगा। क्योंकि हम विकसित तो पहले भी थे ना, 800 वर्ष की गुलामी से पहले भारत विकसित राष्ट्र था। 23 उस समय के पैरामीटर जो भी रहे हों उससे था, समृद्धि थी, संपन्नता थी, सब कुछ था। और 10-10, 20-20 हजार लोगों से हार गया देश। उन कारणों को सोचना समझने की बहुत आवश्यकता है, उसको जगाने का काम ये करता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग खड़े हो जाएं। मैं एक संकल्प दिलाना चाहूंगा, स्वदेशी संकल्प, और अपने हाथ ऐसे सीधे कर लें सब लोग। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए
यह संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा और अपने कर्मों से भारत के लोगों की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में मैं सीखने को जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाऊंगा। मैं भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करूंगा और हर कदम पर देश के विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं सीखने और नई तकनीकी के प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। जय भारत। थैंक यू।